मनोहर लाल, संडे गार्जियन, द डेली गार्जियन, चंडीगढ़ एडिशन लॉन्च करने की ये प्रक्रिया आरंभ होगी और हमारे बीच कुछ ही क्षणों में सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईटीवी नेटवर्क की तरफ से चाहे वो हिंदी मीडिया हो या अंग्रेजी मीडिया हो, तमाम तरह की जिम्मेवारियां जिस तरह से मीडिया क्षेत्र में एक मीडिया ग्रुप की होती हैं, वो लगातार 15 वर्षों से निभाई जा रही हैं। सोनल आइए। और इसी बीच हम स्वागत करना चाहेंगे अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा हमारे बीच में। जोरदार तालियों के साथ मैम का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। असरार उल हक मजाज का एक शेर है मैम कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। आप सभी महिलाओं को वो संदेश दे रही हैं कि वो उस आंचल से एक परचम बनाएं और अपनी प्रतिभा का लोहा हर क्षेत्र में मनवाएं। बहुत बहुत स्वागत मैम, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। और ये इतना बड़ा दिन हमने हर क्षेत्र के से जुड़े हुई प्रतिभाओं को और जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए शोहरत हासिल की है अपने क्षेत्रों में, उन सभी को इस मंच पर आमंत्रित किया है। और जोरदार तालियां हमारे बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल हमारे बीच में हैं। साथ में हैं राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा जी हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए। राम राम सर, जी आया नू तोहार स्वागत है। 3 राज्यों के समागम में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, अभिनंदन है। हमारे लिए गौरव का क्षण है ये कि इंडिया न्यूज परिवार आज 14 साल का हो गया है, इंडिया न्यूज चैनल, और 15वें साल में प्रवेश कर गया है। गुड मॉर्निंग इंडिया के डायरेक्टर राकेश शर्मा जी, मैं आपका स्वागत करूंगा। और अब जिस तरह से जिस घड़ी का हमें इंतज़ार था वो आखिर आई गई है। एक बड़ा सोपान तय होने जा रहा है आज। द डेली गार्जियन और संडे गार्जियन का चंडीगढ़ एडिशन, इसकी प्रक्रिया हम आरंभ करें उससे पहले एक दीप प्रज्वलित की जो एक रस्म होती है, उसको निभाने के लिए मैं जस्टिस MM कुमार और आईटीवी नेटवर्क के फाउंडर और प्रमोटर सांसद कार्तिकेय शर्मा और राकेश शर्मा जी INS के प्रेसिडेंट भी हैं और गुड मॉर्निंग इंडिया की एक बड़ी जिम्मेवारी डायरेक्टर हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि CM साहब के साथ इस प्रक्रिया को आरंभ करें, दीप प्रज्वलित की प्रक्रिया को। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का हम आगाज चूंकि कर चुके हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री हमारे बीच पहुंचे हैं। शारदा शारदाम भोज वदना वदनाम बुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिम सन्निधिम क्रियात। माँ शारदा के अभिनंदन के साथ माँ शारदा को दीप प्रज्वलित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आपका स्वागत है, अभिनंदन है और माँ शारदा के चरणों में समर्पित है, क्योंकि माँ शारदा ज्ञान की देवी और ज्ञान की देवी के साथ ही हम उनके दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ कर चुके हैं, आगाज कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी दीप प्रज्वलित करते हुए, और पूरा दिन हमारे कार्यक्रमों का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लगातार जस्टिस MM कुमार हमारे बीच में हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। निश्चित तौर पर ये हमारे लिए गौरवान्वित क्षण है, क्योंकि लगातार इंडिया न्यूज़ ITV परिवार एक आवाज़ बनकर उभरा है और आज चूंकि एक शहर से एक नई सौगात हम लेकर आए हैं, हमारी यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। हमारे नेटवर्क के इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली गार्डियन का आज यहाँ चंडीगढ़ एडिशन लॉन्च होना है, तो निश्चित तौर पर हमारे लिए गौरव की अनुभूति है। और अब मैं ITV नेटवर्क के फाउंडर और प्रमोटर सांसद कार्तिकेय शर्मा से गुजारिश करूंगा कि वो CM साहब का वेलकम करें और राकेश शर्मा जी साथ में CM साहब का स्वागत करें। जोरदार तालियों से
सीएम साहब का स्वागत किया जाए। तो अब देरी ना करते हुए, जिस घड़ी का इंतजार था हम, जिस आईएनएस के प्रेसिडेंट राकेश शर्मा और गुड मॉर्निंग इंडिया के डायरेक्टर राकेश शर्मा जी, आपसे भी गुजारिश है कि सीएम साहब का सम्मान करें। तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। ये हमारे लिए भी गौरव का क्षण है और मंच पर जो विभूतियां इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं, वो भी हमारे इस कार्यक्रम में अपना व्यस्त दिनचर्या से अपना समय निकाल कर आए हैं। और जस्टिस एमएम कुमार हमारे बीच में हैं। निश्चित तौर पर हमारे लिए ये बहुत ही शानदार लम्हा है, क्योंकि हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आज एक नई यात्रा, एक नया अध्याय, जस्टिस एमएम कुमार को हम बुके देकर सम्मानित करेंगे। सर, टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ रिस्पेक्ट इंडिया न्यूज की तरफ से आपको। थैंक यू सो मच। और अब इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये वो लम्हा अब आ चुका है जिसका हम इतने समय से इंतजार कर रहे थे। निश्चित रूप से। और अब सीएम साहब से मैं निवेदन करूंगा कि इस पूरी जो हमारे साथ हर क्षेत्र के यहाँ जो साहिबान हैं वो सभी मौजूद हैं, और आपसे निवेदन है कि आप सभी को संबोधित करते हुए इस प्रक्रिया को प्रारंभ करें। और एक जो आज बड़ा दिन है कि चंडीगढ़ संडे गार्जियन, द डेली गार्जियन की जो आज लॉन्चिंग हो रही है, उस प्रक्रिया को आरंभ करें। मैं आमंत्रित करूंगा श्री मनोहर लाल जी को, सूबे के मुख्यमंत्री, जोरदार तालियों से स्वागत करें। सीएम साहब के द्वारा द डेली गार्जियन, द संडे गार्जियन की कॉपी, और जिस तरह से जोरदार तालियों के साथ आईटीवी नेटवर्क का एक बड़ा कदम मीडिया के क्षेत्र में सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा लॉन्चिंग की गई है, संडे गार्जियन चंडीगढ़ एडिशन की। तो निश्चित तौर पर तालियां देखिए बजती रहनी चाहिए। अभी तो मेरे बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो कई परिंदों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो लांघा है हमने सिर्फ पर्वतों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इंडिया न्यूज आईटीवी परिवार के सामने पूरा आसमान है, और इस पूरे आसमान को हम मुट्ठी में करने की क्षमता रखते हैं। और आज हमारे लिए निश्चित तौर पर ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार लम्हा। तालियां बजती रहनी चाहिए। गुलाबी ठंड के मौसम में तालियों की गड़गड़ाहट, गर्माहट कम नहीं होनी चाहिए। अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं, वो अपना संबोधन दें। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। आपको नहीं कहा गुड मॉर्निंग। जो हमारा ये संस्थान है, इसके डायरेक्टर श्री राकेश शर्मा जी, जस्टिस एमएम कुमार जी, हमारे बीच में उपस्थित श्री विनोद शर्मा जी, मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा श्री कार्तिकेय शर्मा जी, संडे गार्जियन और डेली गार्जियन के इस उद्घाटन के अवसर पर पूरी संस्थान की टीम और सभी महानुभाव भाइयों बहनों, आज का जैसे अवसर खास करके एक पत्रकार समूह और चंडीगढ़ नगर दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक चंडीगढ़ शहर चूँकि
बहुत जागरूक नागरिकों का ये शहर है। समाचार पत्रों का बहुत बड़ा महत्व है यहाँ के हर व्यक्ति को उत्सुकता होती है हमारे शहर में, प्रदेश में, देश और दुनिया में क्या घटित हुआ, क्या घटित हो रहा है। और वो लगातार, जिसको कहना चाहिए कि करंट न्यूज़ के ऊपर उसका पूरा ध्यान रहता है। और जो न्यूज़ के आज जितने भी उपलब्ध प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ है, चाहे प्रिंट न्यूज़ है, और चाहे आजकल बहुत बड़ी भूमिका में सोशल मीडिया भी आ गया है। हर समय आदमी के हाथ में मोबाइल रहता है, कब क्लिक हो जाए और कब वो देख ले कि हाँ कौन सी नई बात आ गई है। शायद जो व्यक्ति कुछ बोल रहा होता है, किसी घटनाक्रम कोई घट रही होती है, तो जिस स्पीड से वहाँ घट रही होती है, जिस गति से मस्तिष्क में बात लाकर बोली जा रही होती है, उसी गति से दुनिया के किसी भी कोने में बात पहुँच जाती है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा ये विषय, मीडिया जगत का जो योगदान वो अपने समाज में हो गया है। और फास्ट न्यूज़, इसका एक बहुत बड़ा योगदान हो गया है। तो आज चंडीगढ़ शहर में डेली गार्जियन का चंडीगढ़ संस्करण और साथ में संडे गार्जियन, तो इस नाते से अंग्रेजी का ये पत्र, इसका शुभारंभ हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सबको, चंडीगढ़ निवासियों को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ। चंडीगढ़ में वैसे तो प्राय जितने भी प्रमुख समाचार पत्र हैं, सबका अपना यहाँ केंद्र है, चाहे प्रिंटिंग है, चाहे उनके कार्यालय, मुख्य कार्यालय हैं। उसी में आज से जो इस कड़ी के अंदर डेली गार्जियन जैसा जो प्रतिष्ठित समाचार है, इसका प्रकाशन ये शुरू हुआ है। इसका लाभ चंडीगढ़ के निवासियों को तो होगा ही, साथ में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर तक नॉर्थ रीजन के सभी प्रांतों को इसका लाभ होने वाला है। और इसके माध्यम से मैं एक और विचार जो मन में आता है कि आखिर हम सरकार चलाने वाले लोग, हमको भी मन में एक इच्छा तो होती है कि हमारा किया हुआ, हम जनहित में बहुत सी बातें करते हैं, बहुत सी शिकायतें लोग हमको करते हैं कि आप करते तो बहुत हैं, लेकिन इसका प्रचार प्रसार जितना होना चाहिए उतना आप नहीं करते हैं। दो बातें हैं, उसमें एक दुविधा भी है और एक अब वो कमी है कि अच्छाई है, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। हमारे मन में रहता है कि करना महत्वपूर्ण है, करने में विश्वास। अब उसका फल क्या प्रचार करने से मिलेगा या जिनके लिए किया है उनके अनुभव करने से और उनका जो रिएक्शन होगा, उनका जो प्रसाद हमको मिलेगा उसमें से होगा। तब विचार आता है कि एक चीज से नहीं, दोनों से ही मिलता है। क्योंकि जिस विचार से हमारे जैसा व्यक्ति ट्रेंड हुआ है, उसके अंदर हमने पहले हमेशा ये पढ़ा था कि वृत्तपत्र में नाम छपेगा, पहनूंगा स्वागत सम्हार, छोड़ चलो ये भावना इस राष्ट्र के तारणहार। कि हम अखबारों में छपें या मालाएं पहने, ये किसी भी जो समाज सेवी व्यक्ति वास्तव में समाज की सेवा करना चाहता है, उसका मूल विचार ये नहीं होता। उसको मिलता है प्रसाद में, लेकिन जिनको ये संस्कार नहीं होता, जिनके मन में विचार नहीं होता, उनकी मन की इच्छा वो तीव्र होती है। जैसे व्यक्ति को शरीर चलाने के लिए भूख लगती है और प्यास लगती है, ऐसे ही कुछ लोगों को छपास लगती है कि हम छपें तो मजा आएगा, तो उनको छपास लगती है। और जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया तब से उनको दिखास लगती है कि हम दिखते रहें। अब इसकी पूर्ति करना है तो वास्तव में जो माध्यम मीडिया, इसका रोल बहुत होता है। और बहुत बड़े बड़े जो घराने हैं, व्यवसायिक घराने, वो भी इसमें आ गए हैं।
अलग अलग हेतु से आए हैं, लेकिन जिनका हेतु यह है कि वास्तव में जनता का लाभ होना चाहिए, वो सबसे बड़ा महत्व है। इसके अलग हट करके भी कुछ हेतु से लोग आते हैं, खास करके जो छोटे छोटे नए नए, बाढ़ आ जाती है खास करके इलेक्शन के दिनों में। तो पिछला जब चुनाव आया था उससे पहले हम लोगों ने बैठ के गिना था कि प्रदेश के 15-16 चैनल शुरू हो गए थे, कोई 4 महीने पहले, कोई 6 महीने पहले चुनाव से। और फिर जब चुनाव खत्म हो गए 2 महीने के अंदर अंदर आधे से ज्यादा सिमट गए। तो हेतु होता उस समय अपना, लेकिन जो अच्छा समाचार पत्र होता है, अच्छा न्यूज का जो ब्रीडिंग सेंटर होता है, वो इन चीजों की चिंता किए बिना लंबा चलता है। और इस नाते से मैं चाहे हरियाणा न्यूज हो, चाहे और भी प्रकाशन हमारे गुड मॉर्निंग, ये जो गुड मॉर्निंग क्या है आगे, इंडिया, गुड मॉर्निंग इंडिया का जो संस्थान है, इसके जितने भी इसके आगे प्रारूप बन के निकले हैं, चाहे उसमें आज समाज है, मैं समझता हूं कि लगभग 14-15 साल हो गए आज समाज को। आज के दिन ही बता रहे हैं कि 9 दिसंबर 2009 को, और ये शुरू किया था, पूरे 14 साल हो गए। इस अवसर पर भी आपको बधाई। और ऐसे इंडिया न्यूज को भी 14 साल हो गए हैं। इंडिया न्यूज भी केवल हरियाणा ही नहीं तो सब प्रदेशों में, अलग अलग प्रदेशों के संस्करण जो चल रहे हैं। मेरा एक स्वभाव है, मैं अपने कमरे में बैठा होता हूं, जाने अनजाने मालूम नहीं क्यों हुआ, बाकी न्यूज की बजाय सबसे पहले घूम घाम के वापस लंबे समय तक इंडिया न्यूज ही चलता रहता है। कभी कभी तो मिलने आते हैं, चैनल के लोग आते हैं, पत्रकार आते हैं और आके बैठते हैं, तो उस समय इंडिया न्यूज चल रहा होता है। मुझे अचानक ध्यान में आता है जो आदमी आया इसी का चैनल चला फिर घूम घाम के उसका चला देते हैं, उसको भी अच्छा लगे। लेकिन स्वाभाविक इंडिया न्यूज खुलता है 1925 के बाद 1924 फट आ जाता है 1924 में फिर है ना। तो इसलिए इस समाचार पत्र के लिए मैं बहुत अपनी शुभकामना करता हूं और साथ ही अपनी इच्छा व्यक्त करता हूं कि जब हमने सत्ता संभाली 2014 में, उस समय एक सामाजिक व्यक्ति में ज्यादा था, राजनीतिक कम होता था। बाद में लोगों ने कहा भी सही कि इसका तो अनुभव है ही नहीं। हम भी मानते थे कि जैसा अनुभव पुराने उन लोगों का था वैसे तो हमारा नहीं है, लेकिन समाज के साथ हमारा जुड़ाव 2014 में भी मैं कह सकता हूं कि 34 साल पुराना, बल्कि 37 साल पुराना मेरा संबंध था समाज के साथ। तो 37 साल समाज का अध्ययन करना, समाज के प्रति एक संवेदनशीलता, समाज की सेवा कैसे करनी चाहिए, ये विचार 37 साल पुराने थे जो मैंने 2014 में और पग रखा था और मुझे जनता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बनाया गया था। 37 साल हो गए थे। उन 37 सालों में जो देखा, और लास्ट में जब राजनीतिक तौर पर थोड़ी सी परिपक्वता हमारी बढ़ी, ज़्यादा नज़दीक आए, क्योंकि राजनीति में भी 1996 में आया था, उस समय 18 साल हो चुके थे, सत्ता के भागीदार भी रहे चौरी बंसाला जी के साथ, ओम प्रकाश चौटाला जी को बाहर से सपोर्ट भी किया और कांग्रेस का शासन भी देखा। विनोद शर्मा जी आमने सामने होते थे हम। उन सब समय में समाज के अध्ययन के बाद हमको लगा बहुत तकलीफें हैं समाज में, निराशा का वातावरण रहता था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति गड़बड़ होती थी, क्राइम चरम पर होता था, और आंकड़ों का खेल करने के लिए उस समय यह भी होता था कि किसी के साथ कोई हो जाए, घटना हो जाए और वो थाने में जाता था तो उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती थी, इंस्ट्रक्शन होती थी कि एफआईआर इससे ज़्यादा नहीं बढ़ानी, क्यों, नहीं तो हमारा क्राइम का ग्राफ ये बढ़ जाएगा। और मुझे ध्यान में है वाईपी सिंघल उस समय डीजीपी होते थे, एक दिन किसी कार्यक्रम में हम जा रहे थे, लिफ्ट के अंदर मैंने उनको कहा, मैंने कहा नॉट टू रजिस्टर ए क्राइम वुड अगेन अमाउंट टू ए क्राइम। आखिर कोई आदमी के साथ अपराध हुआ है, हम वो पुलिस स्टेशन में आता है, आखिर तो एफआईआर है, वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो एक इंफॉर्मेशन दे रहा है और उसकी रिपोर्ट को दर्ज करना तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो जो पुलिस का वहाँ अधिकारी बैठा है या कर्मचारी बैठा है या
कांस्टेबल बैठा है, एसएचओ बैठा है, वो अगर नहीं करता तो क्राइम उसके अगेंस्ट हो जाएगा, एक एफआईआर उसके खिलाफ भी लिखनी पड़ेगी। उसके बाद एकदम सडनली आया कि अब एफआईआर लिखवाने में कोई दिक्कत नहीं आती किसी को। 1-2 साल हमको ये झेलना पड़ा, क्राइम बहुत बढ़ गया, क्राइम बहुत बढ़ गया। क्यों? नंबर ऑफ एफआईआर बढ़ गई। अब नंबर ऑफ एफआईआर बढ़ने से क्राइम नहीं बढ़ता है, क्राइम तो जनता के एहसास को बढ़ता है कि क्राइम बढ़ा है या घटा है। वो समय ऐसा था जब हमने सत्ता संभाली, इंडस्ट्री में बहुत निराशा आई हुई थी और इंडस्ट्री के लोग हरियाणा में इंडस्ट्री लगाने के लिए तैयार नहीं थे। खास करके दिल्ली के इर्द गिर्द की जो बेल्ट है, भागने की कोशिश कर रहे थे, कोई गुजरात की तरफ, कोई मध्य प्रदेश की तरफ, कोई राजस्थान की तरफ, कोई कर्नाटक की तरफ। लेकिन हमने उसको एक एक करके, कोई एकदम संभला ऐसा नहीं है, एक एक चीज़ को ध्यान करते हुए नए कानून बनाएंगे, नई पॉलिसीज बनाएंगे, अपने सारे स्ट्रक्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, उसको मजबूत करेंगे। हर साल 6000 पुलिस में भर्ती अब रेगुलर तौर पर हो रही है। अभी पिछले साल भी हुई, वो कोर्ट के कारण से कुछ उसकी ज्वाइनिंग लेट हो गई है, लेकिन वो ज्वाइनिंग वो भी हो गई है। इस साल की 6000, उसका भी बहुत जल्दी 6000 की भर्ती और होने वाली है, जिसके अंदर तय किया 5000 पुरुष, 1000 महिलाएं। ये भी स्टैंडर्ड तय किया हुआ है कि महिलाओं की संख्या पुलिस में कैसे बढ़ाई जाए। महिलाओं के थाने ये हमने बढ़ाए, जस्ट प्रयोग के रूप में। उसमें एक थाना होता था सोनीपत में, शायद 2 थे, एक सोनीपत और एक खानपुर का जो मेडिकल कॉलेज, उसमें आज 29 महिलाओं के थाने हैं, 29 महिलाएं हैं। उस समय उनके खिलाफ अपराध हो जाता था तो संकोच के मारे थाने में जाती नहीं थी, वो बताने में संकोच होता था उनको, उनके साथ घटनाएं ऐसी हो जाती थी। लेकिन महिलाओं के थाने में जाएंगी, महिला एसएचओ है, महिला इंस्पेक्टर है, महिला ही वहाँ सब कंप्लेंट लिखने वाली महिलाओं को खुल करके बता देती हैं। हमने कहा कि अब ना सही है, खुल के कहिए, क्यों सहना। महिलाओं के अंदर की जागृति आई। अब उसके अंदर भर्ती 6% भर्ती थी महिलाओं की उस समय, और दुर्भाग्य तो ये था कि महिलाएं भी पुलिस के अंदर काडर में रह करके भी अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती थी, क्योंकि संख्या बहुत कम थी। हमने उसको बढ़ाना शुरू किया, आज 10%, 11% तक पहुंच गई हैं। हमारा टारगेट है 15% महिलाएं करेंगे हम, न्यूनतम 15% होनी चाहिए, क्योंकि एनुअली जब 20% महिलाएं हम कर रहे हैं तो धीरे धीरे एवरेज बढ़ करके वो 15% तक हो जाएगी। इसी प्रकार से ये जो कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार, नौकरी लगवानी हो तो पैसे चाहिए, बिकती थी नौकरियां, रेट थे, इस नौकरी के इतने, इस नौकरी के इतने, इस नौकरी के इतने। हाँ, कुछ लोगों की बिना पैसे के लगती थी, लेकिन वो कैसे लगती थी? लीडर्स को पर्चियां मिल जाती थी कि 10 तुम्हारी, 5 तुम्हारी, 20 तुम्हारी, 2 तुम्हारी, फिर उनसे नाम लेकर के डाल देते थे, जिसको हमने शब्द नाम दिया, जिसको कि अब पर्ची खर्ची दोनों नहीं चलेंगी। और आज मिशन मेरिट पर किसी व्यक्ति को पैसा देने की, ऑफर करने की भी जरूरत नहीं। किसी ऑफर शायद कर देते हैं, मांगने की तो हिम्मत ही नहीं अब किसी की। 1,10,000 नौकरियां पिछले 9 साल में हमने लगाई हैं और किसी ने कोई पैसा देना पड़ा। हाँ, लोग पकड़े गए हैं, क्योंकि जब पिछला क्रम चलता है तो आते तो वैसी बनी होती हैं। जब लोग ऑफर करके जाते हैं, थैले के थैले भर के ले जाते हैं, उनको पकड़ा भी है हमने, अच्छे बड़े ऑफिसर भी पकड़े हैं। नकल यानी जो पेपर लीक मामले में एक केस में 600 लोगों का एक गैंग पकड़ा पूरा, और इंटरस्टेट बने हुए ये गैंग, केवल हरियाणा ही नहीं, उसके अंदर कर्नाटक के लोग मिले, यूपी के लोग मिले, दिल्ली के मिले, हरियाणा के, जम्मू कश्मीर के, कितनी स्टेट्स में ये लोग फैले हुए हैं। तो इस प्रकार के गैंग्स का सफाया करना, किसी भी रूप का गैंग हो, उसके लिए हमने एक नया कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति महोदय की सिफारिश के लिए भेजा हुआ है। हरकोका, जैसे महाराष्ट्र में मकोका है, ऐसे ही हरकोका नाम से, कि हरियाणा में जो क्राइम है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए एक बड़ा हथियार जरूर चाहिए, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है वो बहुत बड़ा नुकसान करता है। अभी जैसे मादक पदार्थों का जो चलता है स्मगलिंग, एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो हमने बनाया है, फिर भी बड़े बड़े गैंग हैं, बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है, विदेशों से स्मगलिंग होकर आती है।
हमारे प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा पैदा नहीं होता, जहाँ जहाँ पैदा होता वहाँ से यहाँ लोग लेके आते हैं। हमारी एक पूरी बेल्ट पंजाब की नशे की चपेट में युवा आ गए हैं। इसके खिलाफ हम मोर्चा खोले हुए हैं। तो जो उस समय स्थितियाँ थी, अवसाद, निराशा, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, एक एक करके चीज़ों को हमने ठीक किया है। और आज हरियाणा में यानी कोई भी जो निवेशक है, इन्वेस्टर है, वो हरियाणा को अपना बेस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन मान करके यहाँ आता है। बेस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। 50,000 छोटी बड़ी फैक्ट्रियाँ हमारे यहाँ पिछले 9 साल में लगी हैं। 30 लाख से ऊपर लोगों को प्राइवेट बेरोजगार मिला है। अब सरकार अपने यहाँ रोजगार एक सीमा है उसकी। अब हार्डली 20,000 नौकरियों से ज़्यादा सरकार की निकलतियाँ नहीं है, साल में नहीं निकलती। हमने 1,10,000 की हैं, अभी 60-70 हज़ार के आसपास पाइपलाइन में हैं। कुछ एक कोर्ट में मामला फंसा हुआ है। मैंने नया एक सिस्टम भी बनाया कि हर किसी को बार बार फॉर्म ना भरना पड़े, बार बार फीस ना भरनी पड़े, तो उसको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की ओर लेके गए हैं। पहली बार ग्रुप सी की लगभग 40-42 हज़ार नौकरियाँ एक एग्ज़ाम के माध्यम से होंगी। लेकिन जब ऐसा नया सिस्टम आता है तो एक गैंग और बना हुआ है हरियाणा में, जो जिसका ध्यान में आया कि भर्ती रोको गैंग, कि कैसी भर्तियाँ रुकवानी कैसे हैं। वो कोई भी जब रिजल्ट आता है तो एक बना बनाया लेकर के सिस्टम बैठा होता है कि कोर्ट में चले जाओ, मेरे साथ अन्याय हो गया है, मेरी बारी आनी थी, रह गया है, जो भी कुछ बनाएगा। अब उस समय चूँकि मजबूरी है कोर्ट की भी कि उनको उस समय पूरा अध्ययन होता नहीं है, उनको भी लगता है कि इसका कहीं अधिकार न छिन जाए, न्याय तो उनको देना ही है। तो कुछ समय के लिए वो भी STAY 4 अक्षर लिख के डब्बे में बंद कर देते हैं। बड़ा कष्ट होता है कि व्यक्ति एक है, मानो पीड़ित है कि नहीं है मालूम नहीं, फैसला होगा तब होगा। लेकिन जो और लोग योग्य व्यक्ति हैं, जिनकी 20-30 हज़ार लोगों को नौकरी मिलनी थी, उनके हर दिन 30,000 मैन डेज खराब हो रहे हैं प्रदेश के। उनके अगर 6 महीने भी निकल गया तो एक आदमी के 6 महीने 40,000 लोगों के कितने साल हो जाएंगे? 20,000 साल। तो बड़ा नुकसान होता है उससे। खैर, अब उसका एक चैलेंज है, हम उसको निपट रहे हैं। और इसके साथ जो चीजें रोकनी है वो हमने रोकी। करना क्या है ये भी हमारे बिल्कुल स्पष्ट प्लान में है। मोदी जी की जो थिंकिंग है, उनका जो एक नीति है, हमारे पास नेता के रूप में मोदी जी बेस्ट अवेलेबल लीडर इन द वर्ल्ड एट प्रेजेंट टाइम, बेस्ट अवेलेबल लीडर। इतनी बड़ी सोच, देश के प्रति समर्पण का भाव मुझे नहीं लगता किसी नेता में आज दुनिया में होगा। इंडिया फर्स्ट ये लेके चलते हैं। और समाज एक 140 करोड़ का हम कहते हैं, हमारा यानी मोदी जी कहते हैं जैसे 140 करोड़ का परिवार है, हम हरियाणा में कहते हैं 2 करोड़ 80 लाख लोगों का हमारा ये परिवार है। इसमें भी सरकार का जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर अधिकार सबसे पहले किसका है? जो पीड़ित है, जो गरीब है, जो मजदूर है, जो अभावग्रस्त है, जिसको सरकार के सहारे की जरूरत है। ही हैज द फर्स्ट राइट ओवर द रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट। और हमने उसके नाते से अंत्योदय की भावनाओं को लेकर के बहुत सी स्कीमें चलाई हैं, बहुत स्कीमें चलाई हैं। जातिवाद का बोलावाला बहुत ज्यादा था, इसको समाप्त करने के लिए हमने एक नारा 2014 में दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। जातियों से ऊपर उठ जाओ। जातियां काम आती हैं, हमारे पारिवारिक सिस्टम होता है, समाज का सिस्टम होता है, उसमें जातियां कहीं ना कहीं काम आती होंगी। ये एक उसका अपना व्यक्तिगत एक पारिवारिक एक आस्था है, बनी रहे, बनाए में हमें कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं। लेकिन जब राजनीति में जाति आ जाए और जातिगत समूह बन करके एक ब्लैकमेलिंग पर जो उतर आते हैं तो उससे सारे समाज का नुकसान होता है। तो मैंने कहा कि इसको राजनीति में मत लाइए। हरियाणा में हरियाणवी हैं तो सब हरियाणा के लोग हरियाणवी बन करके विचार करें अपने प्रदेश का कैसे उत्थान हो, बाहर हो, कैसे उसको हम देश और दुनिया में इसको स्थान प्राप्त करा सकें। ये हमारी भावना रहनी चाहिए। और अब तो मोदी जी ने कह दिया कि अगर इस प्रकार के समाज के ऊपर विचार करने के लिए कोई विभाजन भी करना हो तो उन्होंने कई स्तंभ बताए हैं। एक स्तंभ उसमें महिलाओं का स्तंभ हो सकता है,
एक युवाओं का हो सकता है, एक किसानों का हो सकता है, एक गरीबों का हो सकता है और एक अन्य हो सकता है। आखिर जिनके लिए जरूरत है उनके लिए है। तो हमने उस नाते से अंत्योदय के नाते गरीबों के बहुत काम किए हैं, महिलाओं के लिए बहुत किए हैं, युवाओं के लिए भी किए हैं। हरियाणा में तो युवा, और कुछ मत जाइए तो स्पोर्ट्स की बात ले लीजिए, यानी कैसे हमने एक मुकाम हासिल किया है, लेकिन और आगे बढ़ रहे हैं। सीमा नहीं है कोई, स्काई इज द लिमिट। हम इसमें और आगे बढ़ेंगे। अपने देश में हमारा पूरा नाम है, हाँ, दुनिया में देश का नाम बढ़े उसमें हम और भी योगदान करेंगे, और भी करेंगे। किसान के लिए कितनी ही योजनाएं हमने बनाई हैं। अब किसानों का अपना एक सिस्टम चलता है कि हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। कुछ चीज़ अगर उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं होती है तो एक ही चीज़ है, यहाँ धरना दो, वहाँ धरना दो। धरने की कोई अपनी अलग पॉलिटिक्स होती है। और कुछ लोगों को तो आजीवन भर करना ही होता है, कितना ही कर लो। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसान क्या है, डबल होनी चाहिए। और मैं नहीं समझता कि जब उन्होंने कहा था आज से 6 साल 5 साल पहले, आज अगर 5 साल के बाद तुलना करेंगे तो डबल हो ही चुकी होगी। क्योंकि हर बार जो एमएसपी बढ़ता है समय से पहले बढ़ता है। उसकी प्रोक्योरमेंट किस प्रांत में कितनी हो रही मालूम नहीं, लेकिन हरियाणा में तो 14 फसलों की प्रोक्योरमेंट हम करते हैं, 14 फसलों की। अगर किसी फसल के हम ना कर पाए तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ मार्केट रेट एंड एमएसपी, वो हम सरकार की ओर से पे करते हैं, जिसको कहते हैं भावांतर भरपाई योजना। बाजरा में मुझे याद है कि हमने खुद खरीदा था 4 साल पहले, लेकिन जब लगा कि हमारे खरीदने के बाद उसका उपयोग नहीं हो पा रहा, हमको बहुत सस्ते में बाहर बेचना पड़ता है, इसके बजाय कोई खरीदे और हम जो डिफरेंस देंगे, तो हमें 3 साल पहले जो सबसे पहले 600 करोड़ रुपए का भावांतर भरपाई का पैसा हमने दिया किसानों को। अगले बार बाजरे का रेट थोड़ा ठीक हुआ, 450 करोड़ रुपया दिया। अब उसके बाद फिर और अच्छा हुआ, क्योंकि 2023 ये वर्ष मिलेट ईयर घोषित किया दुनिया ने, तो मिलेट के नाते बाजरे की खपत ज़्यादा अच्छी हो गई। तो इस बार तो सिर्फ 200 करोड़ का गैप रह गया। 200 करोड़ रुपए में ही हमने पूरा प्रदेश का बाजरा उन किसानों को भावांतर दे दिया। यानी लगभग 1000 करोड़ रुपए से ऊपर हम केवल बाजरे का भावांतर और भरपाई किसानों को दे चुके हैं। हमने खरीदा नहीं है, बाजार में बिका है। हमें जितना खरीदना होता है, जितना पीडीएस में बेचते हैं उतना हम खरीदते हैं, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए बाजरा। और बाजरा शरीर के लिए तंदुरुस्त है। हमारा तो कहना है कि अगर साल भर भी खाना हो तो हमको आदत लगानी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। किसान को हमने मुआवजा जो उसका होता है, अब तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी उसमें सहायक हो गई, वरना हमने 15,000 रुपया पर एकड़ का अपनी ओर से, स्टेट की ओर से ही तय किया, और ये हाईएस्ट इन द कंट्री है। 15,000 रुपया एकड़ कोई नहीं देता है। तो इस प्रकार से किसानों के, अब हमने कहा कि धान कम बोना है। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन में धान के कारण से हम बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन आज धान की उतनी आवश्यकता भी नहीं है। और धान जितना पानी लेता है, धान से ज्यादा आवश्यकता हमको पानी की है। आज पानी के बारे में हमारा हरियाणा अधिकांश डार्क जोन में आ गया, इतना डाउन चला गया कि हम अगली पीढ़ी को पानी दे करके नहीं जा पाएंगे अगर हमने इसी तरीके से पानी का एक्सट्रैक्शन रखा जारी। तो हमने कहा धान जो है बहुत ज़्यादा पानी पीता है, तो आप लोग धान की बुआई कम करिए। और उसके कारण से योजना बनाई कि 7,000 रुपया पर एकड़ जो धान छोड़ेगा उसको 7,000 रुपया पर एकड़ इंसेंटिव दे देंगे। वो हमने दिया। कोई कुछ चाहे ना भी बोए और कोई फसल बोए, धान मत बोए। एक नेगेटिव अपील है हमारी, लेकिन उसमें भी इंस्पायर करने के लिए उसको इंसेंटिव दिया, ताकि कोई उसको अगर दूसरी फसल बोने में कोई कंपनसेट करना पड़े तो कंपनसेशन उसमें पूरा हो जाए। पराली, इस पर लगातार हम काम कर रहे हैं। हमने इसके लिए कस्टम हायरिंग सेंटर्स ये बनाए हजारों की संख्या में, और उसके लिए जो इम्प्लीमेंट्स जो हमने दिए हैं, बांटे हैं, वो लगभग 80,000 बांटे हैं। किसान को हम 2,500 रुपया प्रति एकड़ ये पैसा हम देते हैं कि पराली मत जलाओ, इसको बेच दो, कहीं इसका उपयोग करो। 2,500 रुपये एकड़ देते हैं। गौशालाओं को 500 रुपया टन अगर वो खरीदे तो और अतिरिक्त दे देते हैं। इंडस्ट्री लग रही है अब खूब, तो हरियाणा इसी कारण से बचा है।
पराली के स्टबल बर्निंग के मामले में हमारा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। हमारी भी जो 10 साल पहले ऐसी घटनाएं कोई 35-40 हज़ार घटनाएं होती थी, अब वो मात्र 2200 घटनाएं ही इस साल में हुई हैं, सिर्फ 2200। हालांकि 2200 भी नहीं होनी चाहिए। पंजाब आज भी 36,000 घटनाओं पर खड़ा है। पंजाब में 36,000 घटनाएं स्टबल बर्निंग की हुई हैं इस बार। तो इस नाते से एक एक चीज पर बारीक से बारीक ध्यान करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, और चाहे फिर वो गरीब हो। गरीबों के लिए कितनी ही योजनाएं केंद्र सरकार से लेकर हरियाणा सरकार तक हमने की हैं। आयुष्मान भारत गरीबों के लिए किया, प्रधानमंत्री आवास योजना ये उनके लिए की है, हर घर में बिजली पहुंच जाए ये किया है, उज्ज्वला योजना हर घर में गैस सिलेंडर पहुंच जाए ये हमने किया है। उनको बच्चों की पढ़ाई के लिए हरियाणा ने हमने चिराग योजना में ये भी कहा कि सरकारी स्कूल की बजाय प्राइवेट स्कूल में कोई गरीब बच्चा 1,80,000 से नीचे पढ़ने वाला जाता है तो फीस सरकार दे देगी। और यही कॉलेजेस में कर दिया, डिग्री कॉलेज में, कि गरीबों की फीस नहीं लगेगी। तो चाहे उसकी शिक्षा हो, चाहे उसका स्वास्थ्य हो, चाहे उसकी सुरक्षा हो, चाहे उसका रोजगार हो। रोजगार में भी प्राइवेट रोजगार जैसे मैंने बताया, ऐसे ही सरकारी रोजगार बताया। एक नई योजना में स्वरोजगार, अपना काम करो। इसके लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के हमने कैंप्स लगाए, लगभग 500 के आसपास कैंप लगे हैं, जिसमें बैंक्स को टाई अप करके उनको लोन दिलाया जाता है। और लोन दिलाने में फिर वो अपने घर में कोई छोटी इंडस्ट्री लगा सकता है, कोई दुकान बना सकता है, कोई भैंस बांध सकता है, कोई दूध बेच सकता है। लगभग 52,000 लोगों को बैंक इस समय तक लोन दे चुका है और इतने ही पाइपलाइन में भी है। 1 लाख लोगों का हमारा टारगेट है कि ऐसे 1 लाख युवकों को, और वो भी जो गरीब परिवार है उसकी सिलेक्शन करते हैं। अब ये सारा सिस्टम करने के लिए गरीबों का उत्थान कैसे हो, अब मैन मेड मशीनरी जो यानी जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस हो, इस प्रकार की जो सरकारी मशीनरी, इसमें भी हमको बहुत कठिनाइयाँ आई। विचार एक जगह से चलता है, नीचे आके नीति बनती है, एक्ट बनता है, लेकिन उसको नीचे तक लागू करने में बहुत बड़ी चैलेंजेस थे। जब इसका अध्ययन किया तो हमें ध्यान में आया कि टेक्नोलॉजी इज द बेस्ट वे टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस स्कीम्स। तो उसके कारण से हमने आईटी का सहारा लिया, पोर्टल बनाए, सॉफ्टवेयर बनाए, और लोगों का इसके ऊपर आकर के अपनी ग्रीवेंस वो लिखो। हालांकि इतने ज़्यादा पोर्टल हो गए कि हमारी सरकार को पोर्टल की सरकार कहा जाने लगा है कि पोर्टल की सरकार है। हमने कहा हमें गर्व है इस बात का कि हम पोर्टल की सरकार हैं, हमें इस बात का गर्व है। और मैंने तो अपने विरोधी नेताओं को कहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस बात को लेकर के हमको चाहे गालियां दे रहे हैं, चाहे छेड़ रहे हैं, लेकिन लगातार इस पर टिके रहना, इससे वापस मत होना, क्योंकि जनता को जो इस पोर्टल का लाभ हो रहा है। आप तो कह रहे हो हम आएंगे पोर्टल खत्म कर देंगे, मेरा दावा है कि आप ये बोलते रहोगे तो जनता आपको खत्म कर देगी। क्योंकि आज पोर्टल से हर आदमी को, ओल्ड एज पर्सन, उसकी पेंशन बनती नहीं थी। 60 साल का हुआ नहीं कि आदमी उसके घर पहुंच जाता, बाबा साइन कर दो इसके ऊपर, बस साइन करना, 1 महीने के अंदर तुम्हारे बैंक में चली जाएगी पेंशन। प्रोएक्टिव होकर के 1 लाख से ऊपर बुजुर्गों को हमने पेंशन पहुंचाई है। और पेंशन के बारे में अगर कहूं तो हरियाणा में हाईएस्ट पेंशन है आज देश में। अभी 2750 है इस महीने, अगले महीने ये 3,000 हो रही है 1 जनवरी से। 3,000 रुपया महीना एक बुजुर्ग को मिलता है। एक हमारी विडो बहन है उसको मिल जाता है, दिव्यांग है उसको मिल जाता है, कैंसर पीड़ित है उसको मिल जाता है। एक बड़ा आनंद का विषय है कि पिछले विधानसभा में एक व्यक्ति, हमारे विधायक ने कहा, शब्द प्रयोग कर दिया, वो शायद यहाँ प्रयोग करना ठीक है कि नहीं, वैसे तो हरियाणा का कॉमन शब्द है कि रांडा की भी बांध दो, कि अर्थात जिनकी पत्नी का देहांत हो जाए, जिसको हम विधुर कहते हैं हिंदी भाषा में, इनको भी पेंशन दो। हमने वो भी कर दी। फिर एक सुझाव और आया, ठीक है शादी हो गई, पति पत्नी, पत्नी का पति मर गया, विधवा हो गई, पति की पत्नी मर गई, विधुर हो गया, लेकिन जिनकी शादी हुई नहीं, हमने कहा अगर वो भी कम आयु के लोग हैं, एक आयु तय कर दी कि 45 साल का शादी नहीं होती है तो महिला हो पुरुष हो, उसकी भी 3,000 पेंशन।
क्योंकि उसका भी समाज में थोड़ा स्थान बनना चाहिए। आज थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में हम देखते हैं, शायद हम में से कितने जानते हैं कितने नहीं, ऐसे लोगों का सम्मान एक आयु के बाद अगर शादी नहीं होती तो कम हो जाता है। लोग उनको ग्रुप में सोसाइटी में बैठाते भी नहीं है, उल्टे सीधे शब्द बोल के ताना मारते हैं। अब उनकी उस दिन से इज्जत हो गई है, जिस दिन से हमने किया उस दिन से इज्जत भी होगी, उनको बिठाते भी लोग। अब उनको भाभियां खाना खुना दे देती हैं। तो समाज की समस्या की पहचान करना और पहचान करते ही उसके ऊपर पॉलिसी बनाना, उसको लागू करना। और लागू करने के लिए सबसे बड़ा विषय हमने जैसे कहा कि टेक्नोलॉजी को सहारा लेकर के हमने परिवार पहचान पत्र एक सिस्टम बनाया कि आज 70 लाख परिवार हैं, हर परिवार का डाटा हमारे पास होगा तो उसकी एक पहचान होनी चाहिए, परिवार पहचान पत्र। अभी तक तो एक सिटीजन की पहचान होती है आधार के नाते, और आधार बेस्ड सर्विसेज भी उतनी ज़्यादा नहीं है, उसमें भी कहीं ना कहीं हरियाणा में कहते हैं रोड़ होती है, गड़बड़ें होती हैं। हमने परिवार को इकट्ठा मान के उसको उसकी आय के हिसाब से योजनाएं दे रहे हैं। गरीब है, सर्वे होता है, थोड़ी कंप्लेंट्स आई हैं कि किसी की ज़्यादा है तो कम लिखी गई, किसी कम है तो ज़्यादा लिखी गई, उसका सर्वे हम करा रहे हैं। और एक समय आज से 5-6 महीने पहले जब ये शोर मचा था कि पोर्टल की सरकार हो गई, उस समय थोड़ी तकलीफ लोगों को थी, लेकिन आज वो सारी सॉल्व करके मात्र उन तकलीफों का जितनी रजिस्टर्ड हुई थी 1-2-4% बची होंगी, सर्वे करा करके फिर रियल टाइम कंप्लेंट का यानी उसका जो समाधान है वो हम कराएंगे। सरकार की सर्विसेज लोगों को टाइम से मिले, बहुत सर्विसेज है, हर डिपार्टमेंट की है। राइट टू सर्विस में टाइम उसका तय था, ये 7 दिन में मिलनी चाहिए, 15 दिन में मिलनी चाहिए, महीने में मिलनी चाहिए, टाइम तय है, वो एक्ट में है, लेकिन फिर भी मिलती ही नहीं थी लोगों को। तो हमारे राइट टू इन्फॉर्मेशन वाले डिपार्टमेंट ने एक दिन सुझाव मुझे बताया, मुझे अच्छा लगा। क्या लगेगा, हम एक ऑटो अपील सिस्टम बना देते हैं। पहले तो जिसको सर्विस नहीं मिलती थी वो कंप्लेंट लेके अपील करने जाता था, अपील उसकी ली जाती नहीं ली जाती, फिर उसी चक्कर में फंस जाता था। हमने कहा नहीं, 30 दिन तक अगर वो सर्विस मिलनी चाहिए, नहीं मिली तो एग्जैक्टली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज वेरी नेक्स्ट मिनट ऑटोमेटिकली अपील उसकी हो जाए। उस सिस्टम को मैंने कहा ऑटो अपील सिस्टम, आस। उसको एक आस लग गई कि मेरा काम अपने आप हो जाएगा, और फिर भी फर्स्ट अपील पर नहीं हुई तो उसके लिए भी टाइम तय है। जिस दिन वो टाइम एक्सपायर होगा ऑटोमेटिकली सेकंड अपील हो जाएगी, और सेकंड अपील के टाइम पर भी नहीं हुआ ऑफिसर बदलते जाएंगे। फर्स्ट लेवल का जिसने देना था अपील में, फर्स्ट अपील हायर लेवल का आदमी, वहां भी नहीं होता, सेकंड अपील और हायर लेवल का, और वहां भी नहीं होता तो फिर है राइट टू सर्विस कमीशन। तीसरा राइट टू सर्विस कमीशन के पास चला जाएगा, एंड कमीशन हैज फुल अथॉरिटी टू पेनलाइज द पर्सन हु हैज नॉट गिवन द सर्विस। उसको पेनल्टी लगाते हैं, उसकी सर्विस रिकॉर्ड में कुछ ना कुछ लिखते हैं। बहुत कम हो गई है वहाँ, कुल मिला के 3-3.5 लाख फर्स्ट अपील जो हुई थी उसमें से मात्र 2000 ही अब कमीशन के पास पहुंची हैं, उससे नीचे नीचे सारी अपने आप हो जाती है। अब किसी को अपील करने के लिए नहीं जाना पड़ता, जो राइट टू सर्विस में जितनी स्कीम्स हमारी रजिस्टर्ड है। तो कितना ही कुछ बताया जा सकता है, सो एंड सो फोर्थ, लेकिन आज जो कि एक विशेष अवसर पर मुझे यहाँ बुलाया गया कि इस अखबार का एक उद्घाटन अवसर था, तो मैंने कहा मैं अपनी अपेक्षा भी रख दूं। तो मेरे अखबार और चैनल वालों से ये निवेदन है कि जो कुछ हम कर रहे हैं, हो सकता है हमारे लोग आपको कहें कि हमारा ज़रा छाप के बता दो, लेकिन अगर हम ना भी कह सकें तो आपके पास बहुत बड़ी टीम है, अपने आप जानकारियां लेके अच्छी पॉजिटिव बातें जनता को परोसना, ये मीडिया का काम है। जितना नेगेटिव कम बताओगे, जितना पॉजिटिव अच्छा बताओगे, उतना समाज में वेव्स, पॉजिटिव वेव्स दे ट्रैवल। पॉजिटिव वेव्स बनाना बहुत जरूरी है। समाज को अगर हम उसका लेवल ऊंचा उठाएंगे तो देश ऊंचा उठेगा, और देश ऊंचा उठेगा तो प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि हमको अपने भारत देश को 2047 तक विकसित देशों की श्रेणी में लाना है। अब ये माने जाते हैं विकासशील, डेवलपिंग कंट्री के रूप में हमारा नाम आता है। डेवलप्ड कंट्रीज दुनिया में इस समय 37 है, एक लिस्ट है बाकायदा, पैरामीटर्स है कि यहां तक पहुंचेंगे, ओनली देन यू विल एंटर इनटू दैट क्लब, डेवलप्ड कंट्रीज क्लब।
और हमने तय किया, बड़ा लंबा रास्ता है ये, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आज़ाद होगा 1947 में हुआ था, 100 साल शताब्दी पूरी हो जाएगी 2047 में। तो 2047 तक का ये जो काल है, 25 साल का काल, 2022 में उन्होंने कहा 25 साल का काल, इसको हम कहेंगे अमृत काल। इस अमृत काल में हमको लीडर्स को भी जागरूक करना होगा, ब्यूरोक्रेसी को भी करना होगा, कर्मचारियों को भी करना होगा, जनता को भी करना होगा। एक एक स्टेप वाइज वो चल रहे हैं आगे। बल्कि आपकी जानकारी के लिए अभी उसी विषय को लेकर के 12:30 बजे प्रधानमंत्री जी लाइव होने वाले हैं। 12:30 बजे अगर कोई सुनने का किसी को मौका मिल जाए तो वो हर एक को उस प्रकार से स्टेप वाइज ले रहे हैं। इसी क्रम में देश में एक यात्रा शुरू हुई है जिसका नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा, कि जनता विकसित भारत का संकल्प ले कि हमको अपने देश को विकसित करना है। विकासशील तो हम हैं, लेकिन विकसित बनना है, इसका संकल्प जनता यदि ले लेगी तो हमें यह भरोसा है कि 2047 तक हमारा नाम देश के उस विकसित कंट्री क्लब में आ जाएगा। ये हमको भरोसा है। जनता को जागरूक होना पड़ेगा, हमको अपनी इंडस्ट्री, अपने युवा की शक्ति का इस्तेमाल, अपना किसान, हर नागरिक का समाज के प्रति जो उसका योगदान है वो, ये सब हमको करना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए मैं आप लोगों से एक अपील करता हूं कि इन सारे कामों को पॉजिटिवली आप जनता के सामने रखें तो निश्चित रूप से अखबार को भी लाभ होगा, जनता को भी, प्रदेश को भी, देश को भी, और देश दुनिया में विकसित राष्ट्र के नाते 2047 तक के लाने के लिए तैयारी कर ले। यही अपील। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, विकसित भारत और विकसित हरियाणा का जो संकल्प है उसको लेकर जिस तरह से सीएम साहब चल रहे हैं उसके लिए तत्पर हैं, वो उन्होंने बताया। गुड मॉर्निंग इंडिया के प्रेसिडेंट डायरेक्टर आईएनएस के राकेश शर्मा जी धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं। उससे पहले विकसित हरियाणा में जो अपना योगदान हर क्षेत्र के लोगों ने दिया है, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, मैं गुजारिश करूंगा उन्हीं लोगों को हमने बाकायदा यहाँ इस मंच पर बुलाया है कि सीएम साहब से उन्हें सम्मानित करवाया जाए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में। और सबसे पहले इस कड़ी में मैं विकास जैन, डायरेक्टर ट्यूलिप ग्रुप, उनको मंच पर आमंत्रित करूंगा। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। ट्यूलिप ग्रुप पिछले 18 साल से रियल एस्टेट सेक्टर में कार्यरत है और 7,000 से ज़्यादा उन्होंने घर डिलीवर किए हैं। इसके अलावा 2,000 से ज़्यादा घर देने की जिम्मेवारी उन्होंने उठाई है। अपनी कमिटमेंट के लिए रियल एस्टेट सेक्टर में जाने जाते हैं। मैं उजाला सिग्नस के डायरेक्टर हैं, उनको आमंत्रित करूंगा। डॉक्टर आबिद अमीन एमडी हैं और मिस्टर कपिल नारंग, डॉक्टर सतेंद्र गर्ग। हेल्थ सेक्टर में बड़ा विशेष योगदान उजाला सिग्नस का काफ़ी समय से रहा है और 20 से ज़्यादा हॉस्पिटल, हरियाणा में 7 से ज़्यादा हॉस्पिटल। हेल्थ सेक्टर में एक अच्छा वादा कि अच्छी स्वास्थ्य उनको दिया जाए प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को। महिपाल जी को आमंत्रित करूंगा, संस्कारम ग्रुप के इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं। महिपाल जी, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। महिपाल जी शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष योगदान उनके संस्कारम ग्रुप की तरफ से हो रहा है। एक अच्छी शिक्षा बच्चों को दी जाए, ये उनकी कोशिश है, उनका लक्ष्य है। मुल्तान सिंह जी डायरेक्टर हैं रास बसीरा के, उनको स्टेज पर आमंत्रित करूंगा। रास बसीरा ने पहली ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी जिस तरह से करनाल में बनाई और ये जो मल्टी स्टोरीज का जो एक लक्ष्य है उनका, एक अच्छे घर देने का कमिटमेंट के लिए मुल्तान सिंह जी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अब मैं आमंत्रित करूंगा स्टेज पर चिराग गहलोत, सेंट्रल पार्क ग्रुप के हेड कोऑर्डिनेटर हैं और जिस तरह से सेंट्रल ग्रुप का नाम है आप जानते ही हैं, एक रियल एस्टेट में एक बड़ा नाम है और एक लीडरशिप के तौर पर उन्हें देखा जाता है कि रियल एस्टेट जिस तरह से रोजगार के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक अहम योगदान विकसित हरियाणा में देता है
उन्हीं के कार्यों के लिए। और स्वाति अग्रवाल चेयरपर्सन है डीपीएस करनाल की। सर, आपके शहर से स्वाति अग्रवाल हैं और एक इनका बड़ा विजन है बच्चों को लेकर कि उनको प्रेम और केयर से संभाला जाए। ये जो किताबी ज्ञान है, इसके अलावा ये बेहद ज़रूरी है कि अपनापन उनके लिए विशेष तौर से होना चाहिए। देवेंद्र कुमार चेयरमैन एमआरजी और उनके बेटे उज्जवल गोयल जी को मैं आमंत्रित करूंगा स्टेज पर, वो आए। रियल एस्टेट सेक्टर में एक बड़ा नाम है, एजुकेशन सेक्टर में बड़ा नाम है, उन्होंने बहुत योगदान। रियल एस्टेट क्योंकि विकसित हरियाणा के लिए एक अहम कड़ी साबित होता है। और देवेंद्र कुमार जी चेयरमैन एमआरजी ग्रुप, उज्जवल गोयल जी जॉइंट ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और अब डॉक्टर सौरभ शर्मा फिजियोथेरेपिस्ट, देश के जाने माने। जिस तरह से आपने सुना होगा, चाहे वो खिलाड़ी हों, बड़ी इंजरी हो जाती है खेलने के बाद, लेकिन उनका एक बड़ा नाम है पूरे देश में कि बड़े बड़े खिलाड़ियों को एक जो योगदान, चाहे वो मेडल का हो और देश का नाम लाने का हो, सबसे बड़ा वो नेपथ्य में रहते हैं भले ही, लेकिन एक विशेष योगदान उनका रहता है। देश के जाने माने मशहूर थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट। और अब मैं राकेश शर्मा जी से गुजारिश करूंगा, गुड मॉर्निंग इंडिया के डायरेक्टर हैं, कि वो सीएम साहब को धन्यवाद प्रेषित करें। सीएम साहब का आदेश है, बहुत छोटा बोलना है। आदरणीय हरियाणा की यशस्वी कर्मशील मुखिया श्री मनोहर लाल जी, जस्टिस कुमार साहब, राज्यसभा के सांसद और हमारे ग्रुप के प्रमोटर और फाउंडर कार्तिकेय जी, विनोद जी, शक्ति रानी जी। बाल्यकाल, शैशव काल इस तरह की मिट्टी में बिताकर देश के अंदर मीडिया जगत में एक बहुत बड़ा नाम बनाने का जो सौभाग्य मिला है, इसी शहर के बच्चे को मिला है, वो है कार्तिकेय शर्मा। आज ये मीडिया संस्थान देश के प्रमुख संस्थानों में है, जो 5 अखबार निकालता है, डेली गार्डियन, संडे गार्डियन, आज समाज, बिजनेस गार्डियन और इंडिया न्यूज। इसके 12 चैनल हैं, इसके 46 वेबसाइट्स हैं, जिसके 25 करोड़ दर्शक हैं। देश का दूसरा सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है हमारा आईटीवी नेटवर्क प्रोवाइड करता है। और धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि आप इंडिया न्यूज देखते हैं। आप इंडिया न्यूज इसलिए देखते हैं क्योंकि निष्पक्ष है, निडर है, साफ बात करता है, आपको भी कभी कभी सिखाता है, तो इसलिए आप इसको देखते हैं। वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर योर व्यूइंग इंडिया न्यूज एंड thank you very much for being present with us on this occasion of inaugurating the Daily Guardian and the Sunday Guardian. And I can assure you on the part of the group that we will certainly highlight, disseminate positivity, सकारात्मक समाचारों को हम प्रमुखता से स्थान देंगे, इसका मैं आपको आश्वासन देता हूँ। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, बिकॉज आपको प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में जाना है। थैंक यू सो मच। इतिहास के पन्नों में भारत ने एक और नया पन्ना जोड़ा। ये पन्ना है पहली बार G20 की मेजबानी करने का। ग्लोबल इकोनॉमी में करीब 80% से ज्यादा का प्रतिनिधित्व करने वाले G20 की
चाहे हरियाणा न्यूज़ हो, चाहे और भी प्रकाशन हमारे गुड मॉर्निंग, ये जो गुड मॉर्निंग क्या है आगे, इंडिया, गुड मॉर्निंग इंडिया का जो संस्थान है, इसके जितने भी इसके आगे प्रारूप बन के निकले हैं, चाहे उसमें आज समाज है, मैं समझता हूँ लगभग 14-15 साल हो गए आज समाज को। आज के दिन ही बता रहे हैं कि 9 दिसंबर 2009 को और ये शुरू किया था, पूरे 14 साल हो गए। इस अवसर पर भी आपको बधाई। और ऐसे इंडिया न्यूज़ को भी 14 साल हो गए हैं। इंडिया न्यूज़ भी केवल हरियाणा ही नहीं तो सब प्रदेशों में, अलग अलग प्रदेशों के संस्करण जो चल रहे हैं। मेरा एक स्वभाव है, मैं अपने कमरे में बैठा होता हूँ, जाने अनजाने मालूम नहीं क्यों हुआ, बाकी न्यूज़ की बजाय सबसे पहले घूम घाम के वापस लंबे समय तक इंडिया न्यूज़ ही चलता रहता है। कभी कभी तो मिलने आते हैं, चैनल के लोग आते हैं, पत्रकार आते हैं और आके बैठते हैं, तो उस समय इंडिया न्यूज़ चल रहा होता है, मुझे अचानक ध्यान में आता है वो जो आदमी आया इसी का चैनल चलाओ। फिर घूम घाम के उसका चला देते हैं, उसको भी अच्छा लगे। लेकिन स्वाभाविक इंडिया न्यूज़ खुलता है, 1925 के बाद 1924 फट आ जाता है। 1924 में फिर है ना, तो इसलिए इस समाचार पत्र के लिए मैं बहुत अपनी शुभकामना करता हूं। मनोहर लाल के द्वारा तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त चंडीगढ़ से, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल और इसके साथ ही आप देख रहे हैं राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा को, जो कि इस वक्त पेपर दिखा रहे हैं। ये पेपर लॉन्चिंग हो रही है। आपको बता दें कि इस वक्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद है, इसके साथ ही राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा की मौजूदगी है। और आपको बता दें इस वक्त इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर ये तस्वीरें देख रहे हैं।